एक बोलता है अगर मैं राज में आ गया तो जयपुर से चोमू तक मेट्रो ट्रेन चला दूंगा। दूसरा बोलेगा कि मैं आ गया तो हो सकता है कि चोमू में बिसलपुर परियोजना का पानी ला दूंगा। आज दुर्भाग्य हमारे नेताओं का देखिए आप, 20 वर्षों से ये आदमी प्रयास करते तो हमारे नौजवानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। चोमू में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ और लंपी में जो गायें मरी है, क्या उनका मुआवजा मिला? कुछ ही नहीं हुआ, आंकड़े जीरो के बराबर हैं। आप किसानों की जहाँ कर्ज माफी की बात करें, जो सरकार ये कह के वोट ली थी कि हम 10 दिन में हमारी सरकार आई कर्जा मुक्त कर देंगे, 0% कर्जा माफ हुआ है। सरकार कहाँ सरकार किसानों को कर्जा माफ कर दी? चोमू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी, पर 2 दशक से 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस। जनता, जब मैं उन चर्चा कर रहा था, जनता का मूड था कि बड़ा परिवर्तन होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। तो जनता किस तरह परिवर्तन की आस कर रही है और बदलाव की आस कर रही है? इन दोनों नेताओं की मोनोपोली एक ही रही है, वे जनता को गुमराह बढ़ाओ। झूठे जब चुनाव आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, चुनाव जैसे खत्म हुए उनका एजेंडा खत्म हो जाता है। इन्होंने 20 वर्षों में इस चोमू के आवाम को, 36 बिरादरी के लोगों को गुमराह बना के राज किया है। राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है और बीजेपी ने भी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, पर उस सूची जारी होने के बाद ही लगातार बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल एक यात्रा निकाल रहे थे, सत्ता संकल्प यात्रा। उस यात्रा को लेकर काफी चर्चा में है। फिलहाल आचार संहिता की वजह से वो यात्रा रोक दी गई है क्योंकि उनको अनुमति मिलना बाकी है। आज फिलहाल हम चोमू विधानसभा में लगातार कल से हम यहाँ के लोगों की अपडेट ले रहे थे और लोगों का मूड जान रहे थे कि कौन आने वाला है और किस बार किसको वोट देने वाला है, क्योंकि चोमू के अंदर लगातार त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी। नाम भी ले लेते हैं, रामलाल शर्मा, मानसाय और छुट्टन यादव। छुट्टन यादव ने पिछले चुनाव में 39,000 वोट प्राप्त किए। आज हमारे साथ छुट्टन यादव मौजूद है। छुट्टन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार खास कार्यक्रम सीधी बात में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप हमारे यहाँ पधारे और आपकी संपूर्ण टीम का और हमारे समाचार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप निरंतर हमारे जयपुर जिले ने, अभी तो पूरे राजस्थान में अंतिम जो व्यक्ति है उसकी उम्मीद रहती है कि मेरे को न्याय मिले, और पत्रकारिता के माध्यम से वो आदमी जहाँ हताश हो जाता है, आप सब लोगों से कहीं ना कहीं टकटकी लगाए वो आस रखता है कि पत्रकार के माध्यम से हमें और पत्रकारिता की कलम से हमें जो हमारी आहट जो हमें लगी है और हमें एक आस रहती है, उस उम्मीद पे आप सब लोग खरा उतरते हैं। आज चोमू में पधारे, इसके लिए तो मैं आपकी टीम का और सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चोमू के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया है, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी, पर 2 दशक से 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस। जनता, जब मैं उन चर्चा कर रहा था, जनता का मूड था कि बड़ा परिवर्तन होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। तो जनता किस तरह परिवर्तन की आस कर रही है और बदलाव की आस कर रही है? देखो, 2 दशकों की हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में पार्टियां 2 हैं, लेकिन उन पार्टियों में 2 ही व्यक्तियों ने यहाँ चोमू में निरंतर अपना प्रतिनिधित्व करने का काम किया, और वो आज उनके आलाम ऐसे आलाम हो गए, उनसे जनता ऊब गई। हमारी पार्टी जरूर नहीं बनी, 2018 में जब पार्टी बनी, 1 महीने का समय था, पार्टी ने मेरे को मौका दिया, मैंने चुनाव लड़ा, बदलाव के लिए जनता तैयार थी, मैंने हिम्मत दिखाई, हनुमान जी का मेरे को आशीर्वाद मिला, और 40,000 इस चोमू की जनता और जनार्दन ने, 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। और उसी की निरंतर है कि हम सब लोग और 36 बिरादरी के लोगों को लेकर मैं चोमू के हर वर्ग, हर समुदाय को और प्रत्येक समस्या को लेकर मैं तत्पर रहता हूँ। नौजवान मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों से मेरा जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं, उसी की देन है कि हमने पंचायत समिति के भी चुनाव लड़ाए, नगर पालिका में हमने चुनाव लड़ाया, नगर पालिका में पार्षद जिताए, पंचायत समिति में 3 मेंबर हमारे बनाए, और कई जगह हम बहुत कम वोटों के अंतराल से हार गए। ऐसा जनमानस, और जनमानस ये चाहता है, आम व्यक्ति चाहता है, जो 2 दशकों से जो 2 व्यक्ति जो राज कर रहे हैं, 5 साल मैं, 5 साल तू, इस मिथ्य को तोड़ने के लिए लोग परिवर्तन की राह पे चल पड़े हैं। और इस बार निश्चित रूप से आरएलपी का जनाधार, जो बढ़ता हुआ जनाधार है, वो सत्ता की ओर बढ़ने जा रहा है। जी, आपने कहा कि एक समय का महीना था वो बहुत कम था, 5 साल आपने मेहनत क्यों की, तो जो 40,000 वोटरों का बता रहे हैं, क्या वो इस बार डबल दोगुने होंगे? क्या छुट्टन यादव विधानसभा तक पहुंचेंगे? क्या कुछ एजेंडा तैयार किया है कि इसके बलबूते हम आगे बढ़ेंगे और जनता हमारे ऊपर जो आशा कर बैठी है हम पूरा करके दिखाएंगे? निश्चित रूप से जो जनता की अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं पे हमने खरा उतरने का प्रयास किया है, और विगत 5 वर्षों में निरंतर हर क्षेत्र में, हर जगह हमारी टीम उपलब्ध रही है, और जो भी मुद्दे रहे उन मुद्दों को हमने तीव्रता के साथ, अति तीव्रता के साथ रात को उठाया मैंने। चाहे रात को हमारे नगर पालिका में किसी कारणवश बकाये बिलों की वजह से लाइट काट दी जाती है, कोई नेता नहीं बोलता है, लेकिन छुट्टन यादव और उसकी टीम बोलती है।
आरएलपी के कार्यकर्ता बोलते हैं रात को 10 बजे हम नगर पालिका के सामने प्रदर्शन करते हैं और 1 बजे लाइट जोड़ी जाती है। ऐसे छोटे छोटे जो भी मुद्दे रहे उन मुद्दों के लिए हम खरा उतरे। जनता चाहती है और जनता का आशीर्वाद भी है। निश्चित रूप से बदलाव जनता चाह रही है और इस बदलाव में आप जैसा कह रहे हैं, मैं नहीं, हम सब लोग मिलकर, चोमू आवाम, छत्तीस बिरादरी के लोग मिलकर मेरे को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद निश्चित रूप से दे रहे हैं। चोमू जहां सब्जी के लिए पहचाना जाता था, पर आज वो खुद अकाल की दृष्टि देखा जा रहा है। जब लोग पूछ रहे थे कि हम अब पानी की आवश्यकता है, सरकारें जो भी आए, जो भी काम कराए, पर पहले पानी के ऊपर काम करे और युवाओं के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। तो पानी के लिए कितना काम किया जा रहा है, या फिर रोजगार के जो लोगों के, युवाओं के लिए जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सफर तय करके जयपुर जाते हैं और वहाँ रोजगार तलाश करते हैं, क्यों ना चोमू के अंदर उन व्यवस्था की जाए। देखिए, मैं बताऊं, इन दोनों नेताओं की मोनोपोली एक ही रही है, भी जनता को गुमराह बढ़ाओ। झूठे जब चुनाव आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, चुनाव जैसे खत्म हुए उनका एजेंडा खत्म हो जाता है। इन्होंने 20 वर्षों में इस चोमू के आवाम को, छत्तीस बिरादरी के लोगों को गुमराह बना के राज किया है। एक बोलता है अगर मैं राज में आ गया तो जयपुर से चोमू तक मेट्रो ट्रेन चला दूंगा, दूसरा बोलेगा कि मैं आ गया तो हो सकता है कि चोमू में बिसलपुर परियोजना का पानी ला दूंगा। आज दुर्भाग्य हमारे नेताओं का देखिए आप, 20 वर्षों से ये आदमी प्रयास करते हैं तो हमारे नौजवानों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, रोजगार के लिए राजधानी में नहीं जाना पड़ता, रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध करवाते। और आज जो हमारे आप देख रहे हो, आप क्षेत्र में घूम रहे हो, कैसे हमारे जो क्षेत्र पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था, सब्जी और दूध, हम राजधानी के नज़दीक रहते हैं, राजधानी में लगभग हर दूसरे तीसरे घर में चोमू के मीठे पानी की सब्जियां और दूध सबसे ज़्यादा हम उत्पादित करके, यहाँ किसान वर्ग है, वो किसान वर्ग जो अन्न पैदा करके प्रत्येक मानव को अपना जीवन देता है, सब कुछ न्योछावर करके प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को, जो अपने आप को ऐसा महसूस करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति है उस तक यहाँ के जो किसान वर्ग है उसकी दूध और सब्जी यहाँ से जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लगभग 20 से 25 गांव हमारे ऐसे हैं, वहाँ पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लोग पीने के लिए भी 200-500 रुपये, 1000 रुपये के टैंकर मंगाते हैं। नगर पालिका में आप स्थिति हमारी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो समस्या है ये पानी की है। इन नेताओं ने शुद्ध नहीं ली। ने हमारे 10 साल पहले बिसलपुर परियोजना से हम जुड़ जाते तो हमारा जल स्तर घटता नहीं, हमारा जल स्तर स्थिर रहता, जिससे किसान खुश रहता, जिससे किसान की आमदनी बढ़ती और नौजवानों को रोजगार मिलता। चौपाल में जब लगातार लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि गहलोत साहब की जो योजना है वो धरातल पर सफल हो रही है। जिस तरीके से वो बिजली बिल की माफ़ करके बात कर रहे हैं, महिलाओं को फ़ोन बांटने की बात कर रहे हैं, और साथ ही जो योजना वो ला रहे थे वो सफल हो रही। क्या चोमू में इन योजनाओं का असर पड़ेगा, या फिर जो योजना है वो धरातल पर सफल हो रही कांग्रेस की? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो भी सरकारें आती हैं वो मापदंड में योजनाएं अपने मैनिफेस्टो में लागू करती हैं। धरातल पे वो योजनाएं उन्हीं लोगों को लाभ होता है जो कहीं ना नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, जिसको एक्चुअल में जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उन योजनाओं की, वो व्यक्ति उस योजना से अछूत रहता है। और वो व्यक्ति जिसको एक आस भी रहती है कि सरकार बनेगी, सरकार ये मेरा फ़ायदा करेगी, लेकिन जो अंतिम छोर पर जो बैठा व्यक्ति है इन योजनाओं से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना उसको उस योजना का जो लाभ मिल पाता है। जी, चोमू में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, और लंपी में जो गायें मरी है क्या उनका मुआवजा मिला? कुछ ही नहीं हुआ, आंकड़े जीरो के बराबर हैं। आप किसानों की जहाँ कर्ज माफ़ी की बात करें, जो सरकार ये कह के वोट ली थी कि हम 10 दिन में हमारी सरकार आई कर्जा मुक्त कर देंगे, 0% कर्जा माफ़ हुआ है। सरकार कहाँ सरकार किसानों का कर्जा माफ़ कर दी। आज किसान तो बहुत बड़ा पीड़ा में है। जब आप ये सोचो, इन्होंने, चलो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सब कुछ करें लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आप किसान के असली आप हितैषी होते तो संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ़ करना चाहिए था। आपने 50-50 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये आपने कर्जा माफ़ किया। वो कर्जा माफ़ करना नहीं है, वो तो किसान के ऊपर वापस से उल्टा कर्ज लेने का आपने काम किया है। किसान बहुत दुखी है क्योंकि किसान के पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, किसान के पास जल की व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रोज़गार के लिए, सभी प्रकार से आज किसान मार झेल रहा है। कभी ईश्वर की मार झेल लेता है, कभी सरकारों की मार झेलता है, कभी बारिश ज़्यादा आती है, कभी बारिश नहीं आती है, कभी पाला ज़्यादा पड़ जाता है। तो आज किसान तो बहुत बड़ी संकट में है। किसानों के साथ सरकार ने कुछ नहीं किया। जिन किसानों की वजह से, जिन नौजवानों की वजह से इन्होंने वोट लिए थे, आज लोग रोज़गार के लिए घूम रहे हैं, आज बेरोजगारी भत्ता में लाइन के लग रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, चुनाव आते हैं, किसान के लिए करेंगे, नौजवान के लिए करेंगे। किसान और जो नौजवान का लेकर सरकारें तो बनाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद ये सरकारी किसान और नौजवान को भूल जाती है, इनको दरकिनार कर देती है। निश्चित रूप से जो आरएलपी ने, आपने देखा कि हनुमान बेनीवाल
जहां प्रदेश का नागौर का वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन बात समुच्चे राजस्थान की करते हैं। दिल्ली में वो जब भी उनको बोलने का अवसर मिलता है, पूरे राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे को बेखूबी से हमारा प्रदेश का जो नौजवान है उसकी मांग भी वो उठाते हैं। और किसान के संपूर्ण कर्जे की बात भी अगर कोई प्रदेश का कोई नेता कर रहा है, थर्ड फ्रंट कर रहा है, आरएलपी कर रही है। क्या जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो आरएलपी निभा रही है, क्या संसद में इस बार, क्योंकि आपने कहा कि 1 महीने का समय कम था तो हमें 1 महीने में वो प्रचार नहीं कर पाए, 5 साल हो गए हैं, कितना प्रचार कर पाया? और 200 विधानसभा सीटों पर आरएलपी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, कितनी सीटें ला रहे हैं? कोई टारगेट तय किया है या फिर किसी सरकार से गठबंधन करने वाले हैं? हमारे आरएलपी सुप्रीमो जैसा दिशा निर्देश देंगे, उनके दिशा निर्देश पे हम काम कर रहे हैं। और रही बात गठबंधन की, वो जैसा उचित उनको लगेगा वैसा वो करेंगे। लेकिन मैं बताऊं, 4.5 वर्षों में, पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी, आपने कल भी देखा होगा एक सोशल मीडिया पे उनके पेज पे एक वीडियो डला है पेपर लीक के मामले। वो प्रदर्शन हमने विश्वविद्यालय में किया था, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए, वो फोटो खिंचाने की होड़ में आरएलपी प्रदर्शन करती है और फोटो डाल रही है बीजेपी पेज पे। तो आप देख लिए, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। बजरी का जो प्रकरण था, कितना बड़ा मुद्दा था, हमने 1 महीने में 10 बड़े आंदोलन किए। शंकर मीणा जिसकी निर्मम हत्या आपको पता है टोक पिपुड़ा में की गई थी, उसकी घटना 24 घंटे सरकार सो रही, विपक्ष में जो बैठी भाजपा के नुमाइंदे वो सोए रहे। हनुमान बेनीवाल से उनको आस थी शंकर मीणा को न्याय दिलाने गए। हनुमान बेनीवाल जाता है, 2:30 बजे सेटलमेंट करवाता है, 2:30 बजे समझौता होता है, 50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज। और लगभग अब तक जो मेरे जान करने उसमें बताऊँ, लगभग 30 गिरफ्तारियां उस मामले में हुई है और उसको एक संविदा पे नौकरी हुआ, हमने प्रयास किया। ऐसे ही अनेक प्रकार, चाहे वो आप पेपर लीक का मामला हो, गोवंश पे जब सबसे बड़ी जो ओलंपिक की बीमारी आई, उसको अगर लोकसभा में किसी व्यक्ति ने उठाया तो हनुमान बेनीवाल ने उठाया। कोरोना काल जब आया, कोरोना की बात करी, हनुमान बेनीवाल ने करी। जोधपुर में घूंघरा कांड हुआ, एक त्रासदी हुई, लगभग 27 से 34 ऐसे व्यक्ति थे जो एक सिलेंडर में आग देने की वजह से ख़त्म हो गए थे। उस मुद्दे को नेशनलाइज इशू बना के 11-11 लाख रुपए का सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 11-11 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा करे हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल को जब भी समय मिलता है, हर 36 बिरादरी के लोगों के हर मुद्दे, हर विजन की बात करता है हनुमान बेनीवाल। इसलिए हमारा जो 4.5 वर्ष का आरएलपी का पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिलों पर हर जगह हमने प्रदर्शन किए कि हमारी बहन बेटियों पे जहाँ आज आई, कोई नहीं बोला हनुमान बेनीवाल बोला, दिल्ली के 10 जनपद पर जाता है, उनको समर्थन देता है। और आरएलपी ने पूरे राजस्थान के जिले मुख्यालयों पर उनके पक्ष में भी ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, पुतले दहन किए। किसान की जब बात आई तो हमने शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 1 लाख किसानों को ले जाकर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हमने वहाँ बैठ के किसानों का समर्थन किया। बीजेपी कई आरोप लगाती है तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है, बीजेपी कहती है कि तो कांग्रेस की सेकंड पार्ट है, तो कांग्रेस कहती है कि तो बीजेपी का पार्ट है। तो पार्ट किसका मान है? क्योंकि जब चुनाव का वक्त आएगा तो किस पार्टी से गठबंधन होगा? क्योंकि आपने एनडीए में गठबंधन कर लिया था, किसान आंदोलन में उससे एनडीए से अलग हो गए थे। अब लगातार हनुमान बेनीवाल के निशाने पर दोनों ही पार्टियां हैं। पर हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि पायलट साथ आएंगे तो उनको सीएम चेहरा देंगे। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है या कोई पार्टी का बड़ा नेता आपके साथ आने वाला है? देखिए, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूचियाँ जारी होगी, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, ऐसे खूब बड़े चेहरे आएंगे। जैसे टिकट कटेंगे, उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वो दामन थान के विधानसभा तक जाने का वो काम करेंगे। इसलिए बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा चेंजेस इस बार राजस्थान में रहेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी, बेवजह झूठ बोलकर राज में आते हैं, काम कोई करते नहीं है। आपने देखा कैसे उनकी परिवर्तन जो यात्रा निकाली थी, फ्लॉप सी पूरी यात्रा रही, यात्रा को कोई जनाधार नहीं मिला। ये आप सब लोगों के सामने है। हनुमान बेनीवाल ने भी छात्रों के लिए हुंकार रैली का आयोजन किया था, उसमें एनएसयूआई, एबीपी, ये लोग सभी लोग शामिल थे। बात थी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, पर रोक क्यों लगाई गई, क्या वजह है? और हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि आप मुझे समय दीजिए, मैं इनके ऊपर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। पर क्या हुआ? अभी तक उस छात्रों को लेकर जो लड़ाई थी, क्या अभी जारी है या फिर बीच अधूरे रास्ते में रोक दी गई? देखिए, जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी, उनका जो छात्र संगठन है एबीपी, उन्होंने भी कोई एक प्रदर्शन नहीं किया। ये तो हनुमान बेनीवाल, जो नौजवानों की एक अंतिम उम्मीद थी कि हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में आए, हनुमान बेनीवाल गया, लोकसभा उस समय चल रही थी, उन्होंने दिल्ली से स्टेटमेंट दिया कि मेरे जो छोटे भाई हैं, जो रात और दिन मेहनत जो करते हैं, और राजनीतिक जो प्रथम सीढ़ी जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, ये चुनाव जो सरकार ने बंद किया है, नौजवानों के साथ जो हठधर्मिता की है, इसके मैं विरोध में हूँ। नौजवानों के साथ मैदान में आऊँगा। पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में वो घूमे और जयपुर में मैंने राजधानी में सरकार को घेरने का काम किया।
चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद खड़ा करेंगे। 1:30 बजे रात को 1:30 बजे के समथिंग सरकार के नुमाइंदे आते हैं वहाँ सचिवालय में। सरकार के जो नुमाइंदे थे, मिनिस्टर थे, जो भी लोग आए उनसे बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आश्वासन जो हमें दिया गया, हनुमान बेनीवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल वो ताकत है जिस मुद्दे को और जिस विजन को लेकर वो चलते हैं उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। छात्र संघ चुनाव निश्चित रूप से होंगे, चाहे हो सकता है वो अगले साल हो जाए, क्योंकि अभी तो समय निकल चुका। अब वापस से जो नए एडमिशन हो गए, एग्जाम डेट आ जाएंगे और विधानसभा के चुनाव आ गए। निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होंगे और ये बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी हनुमान बेनीवाल प्रदेश में जब भी उठाता है उस मुद्दे और विजन के साथ वो उस मुद्दे तक, अंतिम छोर तक पहुंचने का वो प्रयास करता है। चोमू में एक बड़ा मामला सामने आया था कि लाइट के घपला हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा उठा था। क्या कोई मुद्दा था? कौन उसके संपर्क में थे? किसके सानिध्य में वो काम हुआ? वो तो जो पोलो पे जो लाइट लगी थी नगर पालिका द्वारा, पूरे राजस्थान में लाइटें वो लगी थी, पूरे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में LED लाइटें, वो तिरंगा जो लाइटें उसका रूप दिया गया था। उसमें जो घपला 63 लाख रुपए का वो टेंडर था और उसकी जो राशि है वो राशि लागत कम आ रही थी। वो घपला बहुत बड़ा घपला था, उसके बारे में भी कोई नहीं बोला, हमने बोला, हो सकता है विपक्ष ने भी बोला होगा, लेकिन उसकी जांच अभी चल रही है, पेंडिंग है, और वो जांच पूरी हो जाएगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें नगर पालिका ईओ सस्पेंड भी हुआ है। बड़े बड़े पोस्टरों में ही देखा गया था और आजकल तो ऑटो रिक्शा पर लगा रहता है कि आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। इस टैगलाइन के पीछे का अर्थ क्या है? और लगातार हनुमान बेनीवाल सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इस सत्ता संकल्प यात्रा से सत्ता संकल्प किस तरह का परिवर्तन चाह रहे हैं हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल नहीं, राजस्थान की आम आवाज़, छत्तीस बिरादरी के लोग चाहते हैं कि तीसरा फ्रंट हनुमान बेनीवाल आए और राजस्थान को इन दोनों पार्टियों के जनाधार, जो दोनों पार्टियों ने जंगल राज राजस्थान में मचा रखा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, नौजवान रोजगार के लिए त्रस्त है। और आज देखिए पूरे प्रदेश में जो राजस्थान एक हमारा प्रदेश जो शांत प्रदेश था, ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं हो सकती थी। हमारी बहन बेटियां रात को 12-1 बजे बाज़ार में खुले आ जा सकती थी। आज प्रत्येक माँ बाप ऐसा है और महसूस ये करता है कि रात को 12-1 बजे अगर मेरी बेटी कहीं पढ़ के आ रही हो, कहीं जॉब से आ रही हो, तो जब तक घर बच्चा नहीं पहुँचे, जब तक पूरे माँ बाप को, पूरे परिवार को चिंता रहती है। कैसे दरिंदों ने कैसे जो हालात पूरे प्रदेश में किए हैं, पूरे राजस्थान में ऐसी शर्मसार घटनाएँ हुई हैं कि लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए, जिस घटनाओं की हम बात करें, जिक्र करें, तो जो बातें जो सुनकर हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जहाँ सरकारें बड़े बड़े बात करके सरकारें बनाते हैं, विजन में वो आते हैं, लेकिन जिन नौजवानों के, किसान के वोट लेकर सत्ता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन नौजवानों की, उन बहन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए राजस्थान में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और राजस्थान में इस बार बदलाव निश्चित रूप से होगा। सत्ता संकल्प यात्रा हमने 28 तारीख से प्रारंभ की थी। शेखावाटी वीरभूमि, जो शेखावाटी की वीरभूमि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में वो जो वीर सपूत जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, और सेना का बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी जो होती है, प्रत्येक सीमा पे जो सुरक्षा हमारी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सबसे ज़्यादा जो सादत दी है शेखावाटी के नौजवानों ने दी है। उस शेखावाटी की भूमि से हमने सालासर जैसे वो प्रारंभ की थी। वो यात्रा निरंतर मेवाड़ मारवाड़ की ओर बढ़ते हुए, बीच में आचार संहिता की वजह से वो रथ की परमिशन नहीं मिल पाई, वापस से स्टार्ट होगी। सत्ता संकल्प हमारी जो यात्रा निकली, उस यात्रा का जनाधार आप देखेंगे कैसे रात को 4-4 बजे तक एक प्रदेश में ऐसा नेता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए खुद लोग घर से निकलते हैं, खुद के संसाधन से आते हैं और 4 बजे तक कोई प्रदेश में किसी नेता का इंतजार करते हैं तो हनुमान बेनीवाल का करते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हनुमान बेनीवाल का जनाधार और RLP पार्टी का जनाधार कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। राजस्थान में कितनी सीटें ला रहे हैं और खासकर राजधानी जयपुर की 19 सीटों में से कितनी सीटें आपके की इन सीटों पर तो हम प्रभाव डालेंगे और यहाँ से अपना विधायक निकाल के छोड़ेंगे? और राजस्थान में कितनी सीटें लाने वाले इस बार का? राजस्थान में हम प्रयास करेंगे, पूरी 200 सीटों पे कैंडिडेट लड़ाएंगे और लगभग 100 सीटों पे हमारा कंटेस्ट मुकाबला रहेगा। जीत और हार तो अंतिम जनता का जो फैसला होता है, जनता और जनार्दन का, वो तय करेगी। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस बार तीसरा मोर्चा बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आगे बढ़ेगा, जनाधार के साथ आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि RLP के बगैर सरकार नहीं बने, ऐसा अनुमान मेरे को लग रहा है। पूरे राजस्थान के आवाम से ये लग रहा है। और राजधानी की हम बात करें, पिछली बार हमने दूदू से, बगरू से, चोमू से, कोटपुतली से, फुलेरा से, लगभग हर जगह हमने चुनाव राजधानी के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से लड़े और हर जगह 20 से 40-50 हज़ार तक हमने वोट लिए। वैसा ही निश्चित रूप से इस बार भी राजधानी की जो भी सीटें जो आसपास की ग्रामीण की है, शहर की सीटें, वह चुनाव लड़ाएंगे
और निश्चित रूप से जो जनता बदलाव चाह रही है उस बदलाव की ओर आगे बढ़ने का मौका जनता इस बार हम सब लोगों को देगी, ऐसा हमें विश्वास है। जनता हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी और ऐसा हम जनता पर विश्वास है। ये हमारे साथ थे चौमू से आरएलपी के नेता और पिछले बार के चुनाव में दावेदारी थे और मुकाबला त्रिकोणीय रहा। छोटे नेता हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पे कहा कि इस बार की सरकार बनाने और गिराने में आरएलपी कहीं ना कहीं भूमिका निभाएगी, क्योंकि देखा गया है कि राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा जो उभर के सामने आ रहा है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी है। अब देखना होगा, क्योंकि जनता लगातार उस सत्ता परिवर्तन यात्रा को भी देख रही है और जो जनाक्रोश रैली हुई या फिर गहलोत साहब की जो योजना है अब किन पर विश्वास जता पाती है ये देखना होगा। श्री के साथ हमारा समाचार चौमू।